हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग बायोलॉजी में मैंने बहुत सारे डिस्कशन आपसे किया। बेसिक्स पे मैंने बात की आपसे, बिकॉज बेसिक्स को आप समझ पाते हैं तो आप आगे के सब्जेक्ट्स आपके लिए ईजी हो जाएंगी। दैट्स वाई मैंने सेल में अच्छे तरीके से आपको सेल को समझाया, सेल के एक एक पार्ट को समझाया। सेल मैंने कंप्लीट कर दिया है। लास्ट क्लास में मैंने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, केंद्रक के बारे में। जो आप जानते हैं, केंद्रक के अंदर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के रूप में। आज मैं आपसे विटामिन पे जिक्र करूंगा। आपको पता है विटामिन में पिछली क्लास से पहले मैंने फैट सोलुबल विटामिन मैंने बात किया। फैट सोलुबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई एंड के। उसके बाद मैंने वाटर सोलुबल विटामिन पे जिक्र करना स्टार्ट किया था। उसमें विटामिन B1 का मैंने जिक्र किया, उसमें मैंने विटामिन B2 का जिक्र किया, विटामिन B3 लास्ट क्लास में मैंने जिक्र किया था, नायसिन और निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। आज हम लोग विटामिन आगे की ओर पढ़ेंगे, विटामिन B5। ठीक है, ध्यान रखेंगे विटामिन B4 नहीं होते हैं, उसकी कोई भी डिस्कवरी नहीं है। ठीक है, तो विटामिन B5 की हम लोग बात करेंगे आज, पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद विटामिन B6 की बात करेंगे, पायरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और आज फिर तीसरा मैं कोशिश करूंगा विटामिन B7, जिसको बायोटीन या विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, और भी नाम है आपसे जिक्र करूंगा, जिसको सल्फर कंटेनिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो वो भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है ना, तो ये अभी आज का हमारा एजेंडा होगा कि कौन कौन से विटामिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो विटामिन जब कंप्लीट होगी, मिनरल्स की बात रहेगी। उसके बाद तुरंत ये आपने अगर बेसिक कर लिया विटामिन मिनरल, तो ये बेसिक आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तुरंत एंट्री करेंगे डाइजेशन में, और वहां से हम लोग स्पीड अप करेंगे, कोर्स को जल्दी कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी की। और मैंने फिजिक्स भी स्टार्ट किया है, फिजिक्स को मैंने पेंडिंग रखा था। मैंने आपको बताया था कि मैं ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑफलाइन कोचिंग भोपाल में अशोका गार्डन में सब्जी मंडी चौराहे पे स्टार्ट हो रही है। जो भी लोग आसपास के एरिया में है, 25 तारीख से पहली क्लास होगी, 25 जून पहली क्लास होगी एंड 10 जुलाई से दूसरी बैच स्टार्ट होगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे ऑफलाइन क्लास के लिए वो आ सकते हैं। डेमो क्लासेस भी होगी, उसमें आपको आइडिया लगेगा कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो एक ऑफलाइन क्लास की अपनी बेनिफिट होती है, ऑनलाइन क्लास की अपनी बेनिफिट होती है। दोनों में मुझसे पूछा गया कि किसको चुनना चाहिए, तो मैं यही बताऊंगा आपसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस को ज़्यादा प्रीफर करें। बिकॉज ऑफलाइन क्लास में इंटरेक्शन होती है, आप क्लास में बैठे हुए हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन होती है। आप दूसरे बच्चों के क्वेश्चंस जो हमारे पास आएंगे, मैं उसका आंसर दूंगा, तो वो आपको दिखेगा, वो आप देखोगे, सुनोगे, आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, किस तरीके से आंसर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लास में अच्छे तरीके से समझ में आती है। ऑनलाइन क्लास में आप जानते हो इंटरेक्शन लैक करती है। और ऑफलाइन क्लास का एक और फायदा है कि आपकी डिसिप्लिन मेंटेन होती है। आप जाएंगे, क्लास के अंदर बैठेंगे, वहां मौज मस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कहेंगे अरे कल देख लूंगा, अरे परसों देख लूंगा। तो जो कल परसों गया वो परसों ही हो जाती है, वो कभी नहीं आता है। क्योंकि एक दिन भी आपने मिस किया तो वो दिन गया, क्योंकि आपके सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको तैयारी आगे करते जाना है। तो जो छूट गया सो छूट गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन क्लास करते रहेंगे, ऑफलाइन में जो कर सकते हैं वो जरूर आके करें। जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जाके आप ऑनलाइन क्लासेस अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो नजदीक के एरिया के हैं भोपाल में, वो आ सकते हैं। अशोका गार्डन चौराहा, सब्जी मंडी चौराहा, इनफैक्ट अशोका गार्डन में आपको मिल जाएगा। कोचिंग JPIAS के नाम से ही है। ठीक है, तो वहां पे मैं MPPSC एंड UPSC दोनों के सेपरेट बैच स्टार्ट करेंगे। UPSC का अलग बैच होगा, MPPSC का अलग बैच होगा। और ये राइट समय है, क्योंकि MPPSC की एग्जाम होने वाले हैं, अभी हो जाएंगी। UPSC का एग्जाम हो चुका है, तो नई बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स की मैं फैकल्टी अलग अलग रखूंगा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, मैं बेसिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और साइंस रिलेटेड, मैं इनको डील करूंगा। बाकी हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी वगैरह के सब्जेक्ट्स के जो भी टीचर्स हो सकते हैं, रिस्पेक्टिव टीचर्स जो अच्छे होंगे, जो अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा अनुभव होगा, अच्छी नॉलेज होंगी, उसको हम लोग यहाँ पे प्रेफर करेंगे, रखेंगे। ठीक है, आपके लिए। तो बात करते हैं विटामिन B5। ठीक है, तो हम लोगों ने विटामिन B की सीरीज स्टार्ट की थी। विटामिन B एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है, उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B2, B3, ऐसे हम लोग विटामिन B5 पे पहुंचे हैं। विटामिन B4 नहीं होता है, कोई भी विटामिन B4 अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, इसलिए हम लोग विटामिन B4 को नहीं पढ़ते हैं। तो विटामिन B की एक खास बात मैंने आपको बार बार जिक्र किया है कि विटामिन B आपके बॉडी में बनते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 जो आज पढ़ेंगे, और विटामिन B7, विटामिन B12 एंड विटामिन K। ये सारे आपके बॉडी में बनते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया, कोलोन बैक्टीरिया आपके बॉडी में बनाते हैं, जैसे ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में ये विटामिन बनाते हैं, अच्छे खासे अमाउंट में बनाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि ये विटामिन जो आपके बॉडी में बन रहे हैं बैक्टीरिया के द्वारा,
ये विटामिन किसी कारणवश से अगर बनना बंद हो जाए बॉडी में तो आपकी डिफिशियंसी हो सकती है, आपकी इसकी कमी हो सकती है विटामिन की। वो कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कि एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में है, जो विटामिन की सिंथेसिस कर रहे हैं, जो विटामिन का संश्लेषण कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया को, और बुरे बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में है, जो बीमारी कर रहे हैं, आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, उनको नहीं पहचान पाता। उनमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन अच्छा कौन बुरा, वो दोनों को मार देगा। और जो अच्छे बैक्टीरिया जो विटामिन के बना रहा था, कोलोन के बैक्टीरिया, तो वो विटामिन के बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के आपके बॉडी में सिंथेसाइज होती है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। तो वो विटामिन के आप जानते हो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ब्लीडिंग लॉस होने लगते हैं अगर विटामिन के की कमी हो गई। और वो हो सकता है अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो विटामिन बना रहे हैं, जिससे विटामिन के भी बनाते हैं, तो बैक्टीरिया मारे जाएंगे तो विटामिन के बॉडी में नहीं बनेगा, और विटामिन के बॉडी में नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग के चांसेस होने लगेंगे। रक्त जो है आपका नॉर्मली ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है ना। ये एक हो सकता है ब्लीडिंग चांसेस। दूसरा हो सकता है कि विटामिन बी जो होते हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कराते हैं आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इंटेस्टाइन इन द सेंस कि आप समझ सकते हो, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कराना बॉडी में। अगर विटामिन बी आपके बॉडी में नहीं है तो क्या होगा, सोच सकते हैं। अगर विटामिन बी वाटर एब्जॉर्प्शन में भाग लेते हैं, अगर विटामिन बी बॉडी में नहीं है तो लार्ज इंटेस्टाइन, विटामिन बी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में विटामिन बी हेल्प करते हैं। अगर विटामिन बी की कमी हो गई तो आपको वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो लूज मोशंस के चांस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया तो मारे जाएंगे जो अच्छे बैक्टीरिया है जो विटामिन बना रहे हैं, तो लूज मोशंस तो हो गई होंगे क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और साथ के साथ ब्लीडिंग भी होगा बिकॉज विटामिन के आपके बॉडी में नहीं बन पाएगा। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो आपका ब्लीडिंग हो सकते हैं, ठीक है, ब्लड से, बॉडी से। तो इसलिए आपको विटामिन की समझ होनी चाहिए कि विटामिन क्या है। विटामिन बी5 की बात करते हैं, इसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना, केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड, ये केमिकल नेम है। आप समझते हैं कि हर विटामिन का अपना अपना केमिकल नेम होता है, ठीक है ना। इसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके पहले मैंने आपको विटामिन बी3 बात किया था, है ना, विटामिन बी3 नाइसिन या निकोटेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका आप समझ सकते हो कि केमिकल नेम की मैंने बात की है, केमिकल नेम इस नाम से जानते हैं विटामिन बी5 की, और नाइसिन जो है वो केमिकल नेम है किसका, विटामिन बी3 का। और उससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज अगर मैं शॉर्ट्स में आपको बता दूं, शॉर्ट में तो क्या याद रखना है, 4D सिंड्रोम। नॉर्मली 4D सिंड्रोम नहीं होते हैं, 3D सिंड्रोम होता है, बट हम लोग 4D सिंड्रोम के नाम से भी पढ़ लेते हैं। तो कभी भी 3D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, ऐसा कुछ बात आता है सिंड्रोम, तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं विटामिन बी3 से रिलेटेड है, नाइसिन से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग पेलाग्रा के नाम से भी जानते हैं, पेलेग्रा, ठीक है। और लास्ट क्लास मैंने अच्छे से आपको बताया है पेलेग्रा के बारे में, ठीक है ना। बट अगर मैं थोड़ा सा बात बताऊं कि इसको 4D का मतलब क्या है, मान लीजिए कि 4D को ले लिए, कॉमन तो 3D होता है, ज्यादा यही कॉमन होते हैं, लेकिन रेयर केस में 4D भी हो सकता है। 4D का मतलब क्या है या पेलेग्रा का मतलब क्या है, तो 4D का मतलब है डायरिया, D फॉर डायरिया, D फॉर डिमेंशिया, D फॉर डर्मेटाइटिस और D फॉर डेथ। 4D हो गया ना, डायरिया, डायरिया समझते हो, लूज मोशन हो रही है। उसके बाद डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में इन्फ्लामेशन हो गया। उसके बाद डिमेंशिया मतलब कि भूलने की बीमारी, और कहीं ना कहीं डेथ, लास्ट स्टेज में डेथ हो जाती है, इसीलिए 4D के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो डेथ नहीं होते हैं, इन 3D से ही मेनली डील किया जाता है। लेकिन रेयर केस में 4D भी हो जाता है, उसमें डेथ हो जाती है, एक नया जुड़ जाएगा D, डेथ, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये पेलेग्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपसे जिक्र किया था नाइसिन से डेफिशिएंसी, बाकी मैंने और भी आपसे जिक्र किया है पिछली क्लास में, आपको ध्यान रखना है उन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। आज विटामिन बी5 की बात करते हैं। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इससे रिलेटेड क्या डिजीज है, क्या डेफिशिएंसी है, एक्चुअली आप समझ सकते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं कैसा कि विटामिन का क्या रोल है बॉडी में, उसकी फंक्शन क्या है, उससे सोर्स क्या है, और उसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, उससे होने वाली बीमारी क्या है, और उसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पर डे आपको कितना लेना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डील करते जा रहे हैं हर विटामिन में, ठीक है। तो विटामिन बी5 की बात करें, ये पार्ट है कोएंजाइम ए का। आपको मैंने एंजाइम पढ़ा दिया है बेसिक स्तर पे, एंजाइम मैंने पढ़ा दिया था, आपको पता होगा एपो एंजाइम वगैरह मैंने पढ़ा दिया, को एंजाइम पढ़ा दिया, प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ा दिया, को फैक्टर पढ़ा दिया। मैंने पिछली क्लास में नाइसिन पढ़ाया विटामिन में, उसी में मैंने आपको एंजाइम मैंने पढ़ाया था। तो ये पार्ट होते हैं कोएंजाइम ए, पार्ट ऑफ को एंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए के पार्ट होते हैं विटामिन बी5, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसेंशियल होते हैं, आप जानते हो
विटामिन बी या वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, ये 3 वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन या फैट से एनर्जी को निकालने में अपना रोल प्ले करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन एनर्जी रिमूविंग और एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। तो ये लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये इसेंशियल होते हैं, essential for metabolism of carbohydrate CHO, प्रोटीन एंड फैट। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट में मेन क्या है, ग्लूकोज मान लो। तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज से मैं पढ़ाऊंगा आपको रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनते हैं, बहुत सारे 10 स्टेप में होता है। तो आप इतना समझ सकते हो, ग्लूकोज आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, उससे ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स चक्र, और वहां पे जाकर फिर आपको एटीपी बनता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है, एनर्जी निकाली जा रही है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से एनर्जी, और एनर्जी क्या है आपका, एटीपी, एनर्जी करेंसी होती है सेल की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस में भाग लेता है ये, तो एनर्जी उससे निकलती है एटीपी के फॉर्म में। तो ये मेटाबॉलिज्म में रोल निभाता है विटामिन B5, इसेंशियल होता है उसमें, ठीक है। डेफिशिएंसी रेयर, इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये इसकी डेफिशिएंसी नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी इसकी रेयर है सिंस इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो डेफिशिएंसी इज रेयर सिंस इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और साथ में ध्यान रखेंगे ये अदर डेफिशिएंसी, कुछ अदर डेफिशिएंसी आपको है, किसी और चीज की आपको कमी है, उसके साथ इसकी कमी हो जाती है, किसी और चीज की आपको कमी है बॉडी में, कोई विटामिन अलग हो सकते हैं और, तो उसके साथ इसकी कमी होती है नॉर्मली। तो इसमें लिख सकते हैं कि यूजुअली इन कॉम्बिनेशन, यूजुअली इसकी डेफिशिएंसी जो होती है यूजुअली इन कॉम्बिनेशन विथ अदर डेफिशिएंसी, विथ अदर डेफिशिएंसीज, तो कुछ अलग जो अदर डेफिशिएंसी हैं उन्हीं के साथ में इनकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन B5 की, यूजुअली कॉम्बिनेशन में है ये, मतलब इनकी कमी हो जाएगी तो साथ में इनकी भी कमी हो जाएगी, तो कुछ अदर डेफिशिएंसीज हैं उनके साथ में इनकी कमी होती है, यूजुअली इन कॉम्बिनेशन विथ, मतलब इन्हीं के साथ कुछ अदर डेफिशिएंसी आपकी हो रही है विटामिन की रिलेटेड, या आप देख रहे हो कि इनकी इसेंशियल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में इनकी इसेंशियल है, ये जरूरत पड़ते हैं वहां पे जरूरी है इनकी, तो अदर डेफिशिएंसी के साथ इनकी डेफिशिएंसी होती है, कॉम्बिनेशन में इनकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और ये यूजुअली अगर बात करें तो आप जानते हो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी बॉडी में नहीं होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, वाटर में घुलनशील है, तो वो यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा विटामिन यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन की, नॉर्मली नहीं होती है, बट कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जिनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, वाटर सॉल्युबल में भी कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनकी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो जाती है। ये वैसा है जिसकी टॉक्सिसिटी अभी तक पता नहीं चली है, तो इसका अभी टॉक्सिसिटी पता नहीं है, नॉन टॉक्सिसिटी लिख सकते हैं, नॉन टॉक्सिसिटी, अभी तक टॉक्सिसिटी इसकी पता नहीं चली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में टॉक्सिसिटी नॉर्मली अभी पता चला नहीं है। और क्या है, ये लिख सकते हैं पार्ट ऑफ कोएंजाइम में, कोएंजाइम में का पार्ट है, या ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम में, कोएंजाइम को फॉर्म करने में आपको ये रोल निभाता है। कोएंजाइम में क्या होता है मैंने एंजाइम में पढ़ा दिया है। और आगे बात करते हैं, ये रिक्वायर्ड इन सेल रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड इन सेल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पढ़ोगे, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ोगे आप, रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा, तो सेल की रेस्पिरेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। और फंक्शनिंग ऑफ स्किन और नर्व्स, आपकी स्किन की फंक्शनिंग ऑफ स्किन, आपकी त्वचा एंड नर्व्स, तो तंत्रिका कोशिका होती है, उनकी फंक्शनिंग में बहुत रोल निभाता है, ठीक है। उनका अपना जो कार्य है स्किन की और नर्व्स की, उसमें इसका फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल है विटामिन B5 का। ये इसकी बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आगे आपको क्या समझना चाहिए, अब सोचो, ये तो आपने समझ लिया फंक्शन, अब डेफिशिएंसी की बारी आती है कि आप इसकी डेफिशिएंसी समझ ले, डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, डेफिशिएंसी से क्या है इसका, लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इतना पॉइंट आप जानते हैं ना, तो आपको विटामिन के बारे में ठीक ठाक अच्छा सा पता है, आप मेंस में भी बता सकते हैं। इससे कम जानते हैं तो वो यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, एसएससी के लिए सफिशिएंट होगा, जो आमतौर पे लोग पढ़ा देते हैं, है ना, ये बीमारी, ये विटामिन, इसका ये केमिकल नेम, इससे होने वाली बीमारी ये,
इससे आपके एग्जाम में काम नहीं चलेगा, आपको इतना जानने की जरूरत है, ठीक है ना, मैंने इस हिसाब से पढ़ाया आपको। डेफिशिएंसी की बात करते हैं, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो फिर हम लोग सोर्सेस की बात करेंगे, ये कहां कहां से पाए जाते हैं, इनके स्रोत क्या है। डेफिशिएंसी की बात करेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर मतलब इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन, यहाँ जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पार्ट जो है वो इंटेस्टाइन का पूरा रीजन जो होता है, स्टमक से लेते हो इंटेस्टाइन का, इसमें डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग भी हो जाती है हेयर की, ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर इन एनिमल्स, एनिमल्स में ग्रेइंग समझते हो ना, आपके जो व्हाइट जो बाल होते हैं, हेयर जो होते हैं ना व्हाइट हो गए, एक्चुअली वो व्हाइट एक्चुअली होते नहीं हैं, वो लाइट के कारण दिखते हैं कि व्हाइट है, एक्चुअली वो ग्रे कलर में होते हैं, जो कि आपको दिखता है कि वो सफेद हो गया बाल, सफेद नहीं होता है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जो आपके लाइट रूम में है उसके रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है, बाहर हो तो रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है कि आपको व्हाइट दिख रहा है, एक्चुअली हेयर ग्रे होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स इन एनिमल और बर्निंग फिट सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बर्निंग फिट सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम, सिंड्रोम की डिजीज की बात मैं आपसे कर लूंगा, क्या अंतर होता है, बस इतना ध्यान रखना कि पैर के तलवे जो होते हैं वो उसमें जलन होती है, पैर के तलवा जो होता है उसमें जलन होती है, इसलिए बर्निंग फिट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जिसकी डेफिशिएंसी से होने वाली वो है। अब सोर्सेस की बात करते हैं, फूड सोर्सेस, फूड सोर्सेस क्या है, पेंटोथेनिक एसिड के, है ना, यानी विटामिन B5 के फूड सोर्सेस क्या है। तो ईस्ट मैंने पहले बताया है, खमीर जो होता है जो कि एक तरीके का फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय फंगस है ये ईस्ट गुड सोर्स होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, चाहे B1 हो, B2 हो, B3 हो, B5 हो, B6 हो, B7 हो, इनके गुड सोर्स है ये। मिल्क में भी होता है, दूध में विटामिन B5 पाया जाएगा आपको, साथ में व्हीट ब्रान जो आता है, जैसे राइस ब्रान आता है ना, मैंने बार बार जिक्र किया है राइस ब्रान का, उसी तरीके से व्हीट ब्रान होता है। पल्सेस होते हैं, पल्सेस दाल में, पल्सेस में होंगे, जाहिर सी बात है लीवर में होगा, और एक आपका नाम खुद लेना चाहिए लीवर का, कोलोन बैक्टीरिया। मैंने पहले बात किया है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कोलोन है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो विटामिन बनाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स हो या विटामिन के हो, मैंने पहले जिक्र किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक इनकी सोर्सेस है। ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, ये लिख सकते हो, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज है, टोमेटो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, टोमेटो, टमाटर, ठीक है, ये इतने इसके सोर्सेस हैं, ठीक है। मीट भी हो जाएगा, मशरूम भी हो जाएगा, ये भी सारे हैं, मशरूम है, पीनट है, ये भी लिख सकते हो, लिख लो, मशरूम, पीनट। अभी आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन भी फंगस पे आया है, अगर आपको पता होगा, यूपीएससी में इस बार एक फंगस पे क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत महंगा फंगस होता है, 18,000 रुपए का आधा केजी आती है, वो आधा केजी हिमालय रीजन पे उसकी खेती होती है, खेती नहीं होती है, इनफैक्ट कमर्शियल लेवल पे नहीं है, इसलिए तो महंगा है ना। ये क्वेश्चन भी था कि क्या इसकी कमर्शियल खेती होती है, नहीं, इसलिए महंगा है, 18,000 रुपए का आधा केजी आता है। वो क्वेश्चन आपको पता होगा कि कौन सा गुच्ची फंगस ऐसा कुछ आया है, आपको पता होगा, ठीक है ना। वो सब जिक्र मैं करता जब मैं फंगस पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम तो पहले हो गया, लेकिन आगे के लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है ना। आगे आपको सारा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, बेसिक समझते जाइए, आपका करंट में लिंक कर दूंगा, आपको करंट अपने से भी समझ में आ जाएगी। पीनट वगैरह हो गया, एग, लीवर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। एडिक्वेट इंटेक कितना है, कितना आपको लेना चाहिए, 5 मिलीग्राम पर डे, ये एडिक्वेट इंटेक है इसका, ठीक है, 5 मिलीग्राम पर डे, ये इसका एडिक्वेट इंटेक है, ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। ये है एग भी, एग का मैंने लिखा है कि नहीं, एग भी लिख लो, एग में भी होता है, ठीक है ना, एग को क्यों छोड़ेगा, एग में भी होता है ये विटामिन, ये लिख लेंगे, आगे चलते हैं, नोट कर लेंगे। मीट भी लिख लेंगे, मीट लिखा है कि नहीं मैंने, मीट में भी होता है, लीवर मैंने लिखा है, वैसे मीट में भी होता है। 5 मिलीग्राम पर डे इसका आपको ध्यान रखना है, पर डे 5 मिलीग्राम। तो ये हो गया विटामिन B5 के बारे में, सोर्सेस पढ़ लिया, डेफिशिएंसी होने वाली चीजें पढ़ ली, इसकी फंक्शन पढ़ लिया, इसका कार्य क्या है बॉडी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, विटामिन B5 के बाद आप किसकी नंबर आती है, अब विटामिन B5 के बाद हम चलेंगे तो पायरिडॉक्सिन का नंबर आता है, आप समझ रहे होगे, B1, B2, B3, B4 विटामिन नहीं है, B5 पढ़ा, B6 पढ़ेंगे, उसके बाद B7 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग B7 तक ही बात करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी से काम ही नहीं चलेगी, सबसे बड़ी बात की ये है,
पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, उसको विटामिन B6 भी बोलते हैं, ये केमिकल नेम है इसका। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताऊं, इसमें हल्की सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये जो पायरिडॉक्सिन है, इसकी फंक्शन मैं आपसे करूंगा बाद में, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी देता हूं आपको, ठीक है। 6 फॉर्म ऑफ विटामिन B6 फाउंड इन मैमल, 6 फॉर्म है विटामिन B6 का, 6 फॉर्म्स ऑफ विटामिन B6 फाउंड इन मैमल्स, स्तनधारियों में 6 रूप है इनके, 6 फॉर्म है विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन जो आप जानते हो नॉर्मली 6 फॉर्म है इसके, ठीक है, फाउंड इन मैमल्स। नेचुरली अकरिंग बात करें, नेचुरली अकरिंग विटामिन, इसमें जो अगर नेचुरली अकरिंग बात करें विटामिन, तो इसमें 3 है, 3 कंपाउंड है इनके नेचुरली अकरिंग होते हैं, इसमें भी 3 कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग है। कौन कौन है? पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सिन इसी में आता है। तो 3 ऐसे इसके कंपाउंड है जो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। पायरिडॉक्सल है, पायरिडॉक्सिन है एंड पायरिडॉक्सामीन है, पायरिडॉक्सामीन, ये 3 है। जो आप ये पढ़ते हो बुक में देखोगे तो पायरिडॉक्सिन दिया होगा इसका केमिकल ने, विटामिन B6 का, बट 3 इसके नेचुरली अकरिंग है और बाकी 6 फॉर्म तो एग्जिस्ट करते हैं मैमल्स में, बट 3 नेचुरली अकरिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी रिलेटेड टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये भी वो विटामिन है जो रिलेटेड है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, ये आपको ध्यान रखना है, रिलेटेड टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिख लो। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये वो विटामिन है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। सो द इंटेक ऑफ पायरिडॉक्सिन इज डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन, तो इंटेक आपकी कितनी होगी पायरिडॉक्सिन की, ये डिपेंड करेगा प्रोटीन इंटेक पे, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो जितना इंटेक आपके बॉडी में होगी विटामिन B6 की, ये डिपेंड करेगा प्रोटीन इंटेक पे, आप कितना प्रोटीन आपके बॉडी में ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक कितना है उस पर डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। एक्ट एज कोएंजाइम, ये भी कोएंजाइम की तरह काम करता है, एक्ट एज कोएंजाइम। कोएंजाइम समझना है, पिछली क्लास में मैंने बता दिया एंजाइम, आप देख सकते हैं नाइसिन के साथ मैंने बताया था आपको एंजाइम्स के बारे में। एक्ट एज कोएंजाइम, एक्टिवेट एंजाइम, ये एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, विटामिन B6 एक्टिवेट करता है एंजाइम नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ, लिख सकते हो फिर से, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट एंजाइम्स, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि जरूरत है उनकी, नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसकी मेटाबॉलिज्म, आप समझ सकते हो, मैंने एक तो लिख ही दिया है प्रोटीन, तो ये विटामिन एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को जो कि जरूरत होता है किस लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट को CHO से लिख दे रहा हूं, प्रोटीन एंड फैट, इसमें से मैंने एक तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पहले बता दिया आपको, तो यहां पे आपको लिंक है ये, ठीक है। और ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को भी सिंथेसाइज करता है, याद कीजिए मैंने एमिनो एसिड्स की बात की थी आपसे, तो नॉन इसेंशियल, इसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो आपके बॉडी में बन जाते हैं, इसेंशियल वो होते हैं जो आपको डाइट के माध्यम से, खाने के माध्यम से लेना पड़ता है, तो ये सिंथेसाइज करते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को। तो लिखेंगे सिंथेसाइज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, सिंथेसाइज नॉन इसेंशियल, ये तो मैंने पढ़ा दिया है आपको पूरा, यहां तो इजीली आप समझ पाएंगे। एमिनो एसिड देखिए यही लिंक होता है वाया। अब बताइए मैंने नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात की थी, ये बनते हैं बॉडी में, तभी तो नॉन इसेंशियल है, इनको लेने की जरूरत नहीं है बाहर से, नॉन इसेंशियल है मतलब बाहर से इसको लेने की जरूरत नहीं है, खाने के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, ये तो आपके बॉडी में बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं उसमें तो देखिए पायरिडॉक्सिन का रोल है, वो संश्लेषित करा रहा है इन एमिनो एसिड्स को, लेकिन वाया कौन सी रिएक्शन है लीवर में होती है, ट्रांस एमाइनेशन, यही तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांस एमाइनेशन, ये मैंने जिक्र किया था इससे, एमिनो एसिड जो मैंने पढ़ाया था, ट्रांस एमाइनेशन आपके लीवर में होती है, उसके माध्यम से आपके बॉडी में नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स बनते हैं, लेकिन उसके लिए विटामिन B6 का अपना रोल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। सिंथेसाइज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूरोट्रांसमीटर, लिख लेंगे, ये नोट कर लेंगे, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो विटामिन के बारे में। और आप जानते हो लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है विटामिन, इससे रिलेटेड डिजीज भी हो रही है, डेफिशिएंसी है, तो आपको कमी होती है बॉडी में, आपको पढ़ाई कर रहे हो, आपको ध्यान रखना चाहिए विटामिन की इंटेक आपको प्रॉपर होनी चाहिए बॉडी में, ताकि आपके पढ़ाई में मन लगे, क्योंकि देखिए ये विटामिन न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड है, न्यूरोट्रांसमीटर के कारण आपको डिप्रेशन वगैरह आ सकते हैं अगर इनकी कमी होगी। अभी मैं आपको लिख रहा हूं, सिंथेसाइज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, सिंथेसाइज्ड बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर। आप कितने न्यूरोट्रांसमीटर आप जानते हो, न्यूरोट्रांसमीटर कितने आप जानते हो ये बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर,
इनकी कमी हो गई तो डिप्रेशन वगैरह होने लगते हैं। इसलिए देखिए जरूरी है आपको जानना, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब जैसे गाबा हो गया, डोपामीन हो गया, बहुत सारे आपको पढ़ाऊंगा भी जब समय आएगी। गाबा, डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है ना, गाबा हो गया, डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ये सब नाम सुना हो आपने, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये सब बनाते हैं। और ये सारे लिंक है, अगर कमी होती है तो डिप्रेशन वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं लोगों को, ठीक है, ये है। और ये हेमोग्लोबिन को भी सिंथेसाइज करता है, लिख लेंगे सिंथेसाइज्ड। अभी देखें ना हेमोग्लोबिन पे एमपीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आया, हेमोग्लोबिन पे लिखो, देखिए यहां पे सिंथेसाइज्ड हेमोग्लोबिन एंड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आप जानते हो पैथोजन से लड़ते हैं, डब्ल्यूबीसी पैथोजन से लगते हैं, उसमें आपको पता चला होगा या पता होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। टी सेल्स, बी सेल्स, कुछ पता है आपको? तो क्या होते हैं टी सेल्स, क्या होते हैं बी सेल्स, इनका क्या रोल होता है इम्यूनिटी में? उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी भी ये रोल अपना निभाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो उनको सिंथेसाइज करता है। डब्ल्यूबीसी में आपको पढ़ाऊंगा ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनकी बात आपने सुना होगा, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैं पढ़ाऊंगा जब ब्लड पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये उनको भी संश्लेषित करते हैं, हेमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी को। लिखेंगे इसको कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, उनका भी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ, ये कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम, किस कोएंजाइम का कंपोनेंट होता है? विटामिन बी6, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। ये आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको पता है तो अच्छी बात है कि इनका कंपोनेंट होता है ये विटामिन बी6, कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, पीपी के नाम से जानते हैं, पीपी, ठीक है, इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं, अदर रोल्स की बात करें और इसका क्या रोल है आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको बता दूं कि होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन नाम का कोई चीज होता है। होमोसिस्टीन, मैंने आपसे बात किया था, सिस्टीन, सिस्टाइन, कुछ बात किया था आपको एमिनो एसिड्स में। होमोसिस्टीन जो है मेंटेन्स इट्स लेवल, होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो ब्लड में, उसको मेंटेन करता है ये विटामिन। तो होमोसिस्टीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑन आर्टीरियल वॉल, आपके आर्टरीज जो धमनियां होती है उनके वॉल पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है होमोसिस्टीन, उसको भी, उसके लेवल को ये विटामिन मेंटेन करता है ब्लड में, ताकि आपको टॉक्सिक लेवल जो ये प्रोड्यूस करता है आर्टीरियल वॉल में, आर्टरीज के वॉल में, वो ना हो। तो आपको अथीरोस्क्लेरोसिस जो होती है उससे आप बचोगे। तो ये लिख सकते हैं होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन ये वो सब्सटेंस है जिसकी लेवल आपको ब्लड में मेंटेन करना पड़ता है, वो करता है ये विटामिन बी6। अगर लेवल मेंटेन नहीं होगा तो क्या करेगा, आर्टीरियल वॉल में क्या करेगा, आर्टीरियल वॉल में टॉक्सिक इफेक्ट ये पैदा करेगा आर्टरीज के वॉल में। इससे क्या होगा, आपको बॉडी में क्या हो सकता है, अथीरोस्क्लेरोसिस, अथीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसकी जिक्र मैं आपसे करूंगा तो थोड़ा सा भी बता दूंगा। वैसे मैं जब आपको हार्ट पढ़ाऊंगा तो अथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस उसकी बात मैं करूंगा। तो लिख सकते हैं होमोसिस्टीन मेंटेन्स इट्स लेवल, लिख सकते हैं मेंटेन्स इट्स लेवल, इसकी लेवल को मेंटेन करता है विटामिन बी6। होमोसिस्टीन का लेवल को मेंटेन करता है, ये वो सब्सटेंस है, होमोसिस्टीन इज सब्सटेंस, वो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो सब्सटेंस है विच प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन आर्टीरियल वॉल। क्या प्रोड्यूस करता है ये, विच प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑन आर्टीरियल वॉल, आर्टरीज के वॉल पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इससे अथीरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं। इसके मैं जिक्र करूंगा आपसे अथीरोस्क्लेरोसिस की। इतना आप समझ सकते हो कि प्लाक बन जाते हैं आर्टरीज के वॉल में, प्लाक बन जाते हैं। प्लाक मतलब ये अगर आर्टरीज है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है तो यहां पे इसके प्लाक बन जाएंगे, तो ये ब्लड फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, बैरियर की तरह काम करेगा, ये प्लैक बोलते हैं, ये प्लाक बन जाते हैं। तो ये समझ सकते हो अथीरोस्क्लेरोसिस किसके बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बनेंगे, किसके बनेंगे मैं आपसे जिक्र करूंगा। बट ये कहीं ना कहीं क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लाक इन द आर्टरीज वॉल, आर्टरी के वॉल में प्लाक बन जा रहा है, प्लाक, ठीक है, प्लाक। मैं इसकी जिक्र करूंगा आपसे, ये बनते हैं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्ट, जब मैं हृदय पढ़ाऊंगा तब, ये नोट कर लेंगे। ये विटामिन बी6 मेटाबोलाइज होते हैं, विटामिन बी6 जो है, ये विटामिन बी6 मेटाबोलाइज होता है विटामिन बी12 एंड फोलेट के साथ, ठीक है।
तो ये मेटाबोलाइज्ड होता है विटामिन B12 एंड फोलेट, विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, फोलेट, फॉलिक एसिड, उसके साथ ये मेटाबोलाइज्ड होता है। तो इसको लिख सकते हैं, लिख लिए, इसको लिख लेंगे, मैं देख लूं आपको ऊपर का दिख रहा है कि नहीं आपको, चलिए दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको नोट करेंगे, ये बेसिक चीजें देखिए आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आर्थेरोस्क्लेरोसिस आप पढ़ेंगे, सब पढ़ाऊंगा मैं, कब, जब आपको हृदय पढ़ाऊंगा, हार्ट पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारी स्क्लेरोसिस होती हैं, ठीक है ना, उसकी बात मैं आपसे करूंगा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। तो ये वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एज कोफैक्टर, ये कोफैक्टर की तरह डिस्कवर किया गया था, दैट क्योर डर्मेटाइटिस इन रैट्स, रैट्स के अंदर डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, स्किन के इन्फ्लामेशन को डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ये वो पहला विटामिन है, इज द फर्स्ट विटामिन डिस्कवर्ड एज ए कोफैक्टर दैट क्योर्ड डर्मेटाइटिस इन रैट्स, रैट्स के अंदर डर्मेटाइटिस को ये क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है, ठीक है। डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन का इन्फ्लामेशन, तो ये वहां का ये विटामिन है जो पहली बार खोजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी में कुछ और बात बताता हूं, इसकी डेफिशिएंसी से अब मैं लिखता हूं डेफिशिएंसी। आपने बेसिक फंक्शन पढ़ लिया, अब इसकी कमी से क्या होगा, तो पाइरिडॉक्सिन की कमी से आपको मैं बेसिक चीजें बता दूं तो क्या हो सकता है, अनीमिया इंपॉर्टेंट है, अनीमिया, डर्मेटाइटिस अभी मैंने बताया चूहे में, तो डर्मेटाइटिस इंसान में भी हो सकता है, डर्मेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, अनीमिया तो आप जानते हैं, और क्या हो सकता है सोचिए, अनीमिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, न्यूराइटिक पेन, ये भी हो सकता है, न्यूराइटिक पेन, कन्वल्सन्स हो सकते हैं, न्यूराइटिक पेन, कन्वल्सन्स मतलब दौरे पड़ना एक तरीके से, और भी इसकी मीनिंग होती है, बट आप ध्यान रखना, सीजर्स, दौरे पड़ना होता है ना, उस तरीके से कन्वेंशंस हो सकते हैं। और ये वैसा मेडिकल कंडीशन होता है कन्वेंशनल, जहां पे बॉडी मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, रैपिडली और रिपीटेडली, बार बार रिपीटेडली बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं दौरे पड़ने के भी चांस होते हैं, सीजर्स के नाम सब जानते हो, तो इसकी बात आप ध्यान रखना, कन्वेंशनल दौरे पड़ना एक तरीके से, ठीक है, और मसल से भी रिलेटेड है, मैंने आपको जो बताया। आगे लिख सकते हैं इसमें स्किन लेशंस, स्किन लेशंस घाव जो होते हैं, स्किन लेशंस वगैरह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद इंपेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस, इंपेयरमेंट ऑफ, ये तो समझ में आ रहा होगा, एंटीबॉडी, इंपेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस मतलब एंटीबॉडी के संश्लेषण में भी ये बाधा डाल जाते हैं, अगर इनकी कमी हो गई तो एंटीबॉडी की सिंथेसिस भी इंपेयर्ड हो जाएगी, नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से, अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, लिखते हैं, लिख लेना आप इसको अच्छे तरीके से, इसको ध्यान रखना है। और क्या होगा, वाइड स्प्रेड सिम्टम क्या है, और बहुत सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वाइड स्प्रेड सिम्टम, डिप्रेशन लिख सकते हैं, डिप्रेशन, स्किन डिसऑर्डर मैंने लिखा भी है, स्किन से, स्किन डिसऑर्डर, स्किन लेशंस जो मैंने लिखा है, स्किन डिसऑर्डर्स भी होते हैं, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम, क्योंकि देखिए इंपेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी हो रहा है, एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यून सिस्टम का भाग होता है, आपकी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी के थ्रू वर्क करती है, मैं आपको समझाऊंगा, ये क्वेश्चन भी था, टी सेल बी सेल, इस बार एमपी यूपीएससी में प्री में। तो इंपेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस का मतलब होगा कि एंटीबॉडी कहीं ना कहीं सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, इसका संश्लेषण नहीं हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। तो इसको इस तरीके भी समझ सकते हो कि इंपेयरमेंट ऑफ या इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या हो गया, इंपेयर हो चुका है, ये भी आप समझ सकते हो। वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग भी होती है, और नर्व डिसऑर्डर जिसको मैंने आपको लिखा है न्यूराइटिक पेन, या नर्व का डिसऑर्डर भी हो सकता है, या नर्व इरिटेशन बोल दो, न्यूराइटिक पेन बोल दो, या नर्व इरिटेशन, नर्व की इरिटेशन भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगर विटामिन B6 की बात करें, इसकी टॉक्सिसिटी, इसका ज्यादा हो जाना बॉडी में, तो टॉक्सिसिटी, नॉर्मली विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, जो मैंने आपको बताया था विटामिन B5 में नहीं होती है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत पाई गई है, थोड़ी बहुत है टॉक्सिसिटी। अगर आप ज्यादा लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, आपकी नर्व ज्यादा डैमेज हो जाएगी अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी विटामिन B6 की, नर्व डैमेज, डिफिकल्ट हो जाएगा आपको वॉक करने में, टहलने में डिफिकल्टी हो जाएगी, तो डिफिकल्टी इन वॉकिंग, और नमनेस इन हैंड, हैंड में नमनेस, सुनापन हो जाएगा, सुन पड़ जाएगा हैंड, ये इसकी
टॉक्सिसिटी से होता है जब आप ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तो नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर में सूनापन, सुन पड़ जाता है, ये आपको होना है। और डिफिकल्टी इन वॉकिंग, वॉक करने में डिफिकल्ट होता है। और साथ में क्या हो सकता है, तीसरा मैंने बताया था, नर्व डैमेज हो सकती है। इसकी टॉक्सिसिटी आपको ध्यान रखना है। और डेली रिक्वायरमेंट जो एडल्ट के लिए है इस विटामिन का 2 मिलीग्राम पर डे, इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, इतना आपको लेना चाहिए, तो आप बच जाएंगे इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है, अल्कोहल एक होता है, अल्कोहल विटामिन B6 को डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, अल्कोहल, शराब, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में एथलीट्स की बात करें, एथलीट्स, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि पायरिडॉक्सिन एथलीट्स को ज्यादा लेना चाहिए। हाँ, एथलीट्स को ज्यादा लेना पड़ता है। क्यों, आप सोच सकते हैं, एथलीट्स मे नीड मोर विटामिन B6, उनको ज्यादा विटामिन B6 चाहिए होता है। क्यों, बिकॉज दे रिक्वायर मोर प्रोटीन, उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए क्योंकि एथलीट्स हैं, भागना है, दौड़ना है। अगर उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, और रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन और पायरिडॉक्सिन ये डिपेंडेंट है, क्योंकि पायरिडॉक्सिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अपना रोल निभाता है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में रोल है, तो रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन का है और इस विटामिन का है ये डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए एथलीट्स को इनको ज्यादा लेना पड़ता है। फूड सोर्स बचा हुआ है, फूड सोर्स, बाकी आपने देख लिया, फंक्शन डेफिशिएंसी देख लिया, फूड सोर्स है ना, डाइटरी सोर्स, फूड सोर्स, कहां कहां से आपको पायरिडॉक्सिन मिलेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ईस्ट आपको पहले बताया, खमीर गुड सोर्स होते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं, एग योक, और क्या हो सकता है एग योक के अलावा, व्हीट जर्म, लीवर, ये सारे हैं, व्हीट जर्म, लीवर देख रहा ना, हर जगह लीवर आ रहा है, ईस्ट भी आ रही है, खमीर, ये इतने इसके सोर्सेस हैं। सोर्सेस और भी हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, सोर्सेस और भी हो सकते हैं। और ये वो विटामिन है ना जो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी होता है बॉडी में, वेल एब्जॉर्ब, अच्छे तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है विटामिन B6, ये आपको ध्यान रखना है। मीट में मिलेगा, मीट में भी, फिश में मिलेगा, ये इतने सोर्सेज आप ध्यान रखिएगा, मीट में, फिश में, पोल्ट्री जो होती है, पोल्ट्री, आलू में भी मिल जाता है, पोटैटो में भी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना, पोटैटो में मिलता है, पोटैटो, मिल्क में मिलता है, इनरिच्ड सीरियल्स होते हैं, उसको इनरिचमेंट कर रहे हो इस विटामिन से, वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हो गया। और ये बड़ा हीट सेंसिटिव होते हैं ये विटामिन, हीट सेंसिटिव, जहां हीट मिला ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हीट सेंसिटिव, अल्कालाइन सेंसिटिव होते हैं, एसिड बेस होता है ना, तो ये अल्कालाइन सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, उसमें ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये विटामिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, और भी है, फ्रूट्स में कहा हो जाएगा, फ्रूट्स में भी होता है ये, फ्रूट्स में तो हर विटामिन लगभग मिल जाता है, लगभग विटामिन B12 को छोड़ के फ्रूट्स में भी होता है, जैसे बनाना, स्पिनच हो गया, एवोकाडो हो गया, उसमें भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका विटामिन, कौन सा, विटामिन B6 तक हो गया। अब आते हैं विटामिन B7 की बात करते हैं। विटामिन B7 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और विटामिन B7 को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, अगर पता हो तो, सल्फर कंटेनिंग विटामिन के नाम से जानते हैं विटामिन B7 को। तो विटामिन B7 या विटामिन H, या इसको सल्फर कंटेनिंग विटामिन, सल्फर कंटेनिंग विटामिन, या इसको बायोटीन, और क्या नाम है आपको पता है, और क्या नाम है इसका विटामिन का, सल्फर कंटेनिंग विटामिन हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B7 हो गया, और इसका क्या नाम है, सोचिए। विटामिन B7 विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, सल्फर कंटेनिंग विटामिन के नाम से जानते हैं। तो ये बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं बायोटीन की, तो बायोटीन का जो फंक्शन है, ये पहले बात, फ्री एंड बाउंड फॉर्म दोनों मिलता है, फ्री भी होता है, फ्री एंड बाउंड फॉर्म दोनों मिलता है, बाउंड फॉर्म, ठीक है, फ्री एंड बाउंड फॉर्म दोनों में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, आपको पता है विटामिन बी जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के, मैट के, फैट के मेटाबॉलिज्म में ये रोल निभाते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट, उसके मेटाबॉलिज्म में चाहिए, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में। और क्या हो सकता है इसके बारे में, असिस्ट द एडिशन ऑफ CO2, CO2 का एडिशन अदर कंपाउंड्स में
कराने के लिए असिस्ट करता है, मतलब हेल्प कर रहा है एक तरीके से। तो असिस्ट द एडिशन ऑफ CO2 टू अदर कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड से CO2 को एडिशन या जोड़ने में मदद करता है। ये लिख सकते हो, असिस्ट द एडिशन ऑफ CO2 टू अदर कंपाउंड्स। ये तीसरा पॉइंट हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, DNA, उनकी सिंथेसिस में भी रोल निभाता है। इसको लिख लेंगे, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, DNA मैंने पढ़ाया है, ये सब में आपका रोल निभाता है उनकी सिंथेसिस में। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, DNA, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्प करता है ब्रेक डाउन सर्टेन एमिनो एसिड्स, कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको ये तोड़ने में मदद करता है। तो हेल्प्स इन ब्रेक डाउन सर्टेन एमिनो एसिड्स, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन सर्टेन, कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनको लिए ये सहायता करता है उनको तोड़ने में। ये आपको ध्यान रखना है, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन सर्टेन एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको जानकारी रखना है कि इसके फंक्शन में क्या क्या आ सकता है। और क्या हो सकता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सम एंजाइम, कुछ एंजाइम्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने आपको बता दिया एंजाइम्स में, आप देख लेंगे, ज्यादा डिटेल में तो आपको जानना नहीं है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स के ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सम एंजाइम्स इन एनर्जी लिबरेशन, एनर्जी जो एनर्जी लिबरेट करनी है, एनर्जी निकालना है, उस समय ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है सम एंजाइम्स में, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है सम एंजाइम्स का, कुछ एंजाइम्स का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इन एनर्जी लिबरेशन, एनर्जी निकालने में, जब एनर्जी निकाली जाती है उस समय, ठीक है। और क्या हो सकता है, CO2 फिक्सेशन, जो मैंने बताया था ना आपको, वो पॉइंट बताया था कि असिस्ट करता है CO2 को दूसरे कंपाउंड में ऐड होने से। तो CO2 फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं, लिख सकते हैं CO2 फिक्सेशन, ठीक है, या कार्बोक्सिलेशन। तो CO2 फिक्सेशन में भी या कार्बोक्सिलेशन में ये अपना रोल निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस एमाइनेशन उसमें भी रोल निभाएगा, ये ध्यान रखना है। विटामिन B7 या विटामिन H ट्रांस एमाइनेशन में भी रोल निभाता है। ट्रांस, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लीवर में होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए यह रिएक्शन लीवर में होती है, उसमें भी रोल है इसका। प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस मैंने लिख दिया है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। और एविडीन ऑफ रॉ एग, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रॉ एग जो होते हैं, जो अंडा होते हैं ना, अंडा लिया बिना बॉयल अंडा, रॉ एग, उसको तोड़ा, नमक डाला, ऐसे पी गए, इससे क्या होता है कि उसके अंदर एविडीन होता है रॉ एग में। वो एविडीन आपके विटामिन B7 के एब्जॉर्प्शन को, इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो आपको कमी हो सकती है इस विटामिन की अगर आप कच्चा अंडा खा रहे हैं, बस ऐसे तोड़ दिया, नमक डाल के खा लिया, पी लिया, वो गलत चीज है। उसमें एविडीन होता है, जो एविडीन इसके एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है, रोक देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखेंगे इसको नोट कर लिया आपने। इसलिए कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। और भी कारण है कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए, बट ये कारण आप समझिए, दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा समय आएगी तो, कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। कच्चे अंडे पे बहुत सारे बैक्टीरिया चिपके होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बॉयल हो जाती है तो वो बैक्टीरिया सारे मरे गए, लेकिन आप कच्चा अंडा खा रहे हैं, आपका हाथ लग गया, वो बैक्टीरिया कच्चे अंडे पूरे समय होती है, पूरे चारों तरफ से चांसेस होते हैं, चांसेस हैं कि बैक्टीरिया उनके कच्चे अंडे के पूरे सेल पे हो। तो बॉइलिंग के बाद वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन आप कच्चा अंडा खा रहे हो, आपने ध्यान नहीं रखा, वो बैक्टीरिया भी उसके अंदर जा सकता है। तो एक तो वो है, बाकी एविडीन होता है उसके अंदर में, कच्चे अंडे में, रॉ एग में। वो एविडीन विटामिन B7 या बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रोकता है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसको लिखेंगे एविडीन ऑफ रॉ एग, एविडीन ऑफ रॉ एग व्हाइट क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है बायोटिन एब्जॉर्प्शन, रोकता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए कच्चा अंडा, ठीक है ना। ये बहुत लोगों की बैड हैबिट है, मैं इसको बोलूंगा, हैबिट अच्छी नहीं है कच्चा अंडा खाने की, ठीक है। एविडीन उसके अंदर में होता है, ये केमिकल है, एक तरीके से केमिकल कंपाउंड है जो आपको रोक रहा है एब्जॉर्प्शन विटामिन B7 की। ये एक मेन पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसके कारण आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन B7 की, क्योंकि देखो प्रिवेंट कर रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, ठीक, लिख लिया। अब इसमें और क्या हो सकता है, फंक्शन में आपने देख लिया, अब डेफिशिएंसी की बात करते हैं। फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, डेफिशिएंसी की बात करते हैं। और डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, इससे कमी हो गई,
एक तो आपने देख लिया फंक्शन में भी है, डेफिशिएंसी का कारण भी है कि आप कच्चा अंडा खा रहे हो तो आपको कमी हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी में भी लिख सकते हो ये पॉइंट को, ठीक है ना। डेफिशिएंसी इसकी कमी होगी तो क्या होगा, डर्मेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, स्किन की इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब मैंने बार बार आपको समझाया है, 4 सिम्टम होते हैं, रेड हो जाना, लाल पड़ जाना, वहां पे रेडनेस हो जाएगा, उसके बाद स्वेलिंग होगी, वहां पे पेन होगा, और लोकल वार्म, वहां हल्का हल्का गर्म गर्म लगेगा, उसको हम लोग इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। डर्मेटाइटिस हो सकता है, और क्या होगा डर्मेटाइटिस के अलावा, और बताइए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेयरिंग, हेयर फॉल भी होता है इसकी कमी से, और ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर की ग्रेइंग ऑफ हेयर। आप जानते हो बाल सफेद नहीं होते हैं, वो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण आपको सफेद दिखते हैं, एक्चुअली बाल ग्रे कलर में होता है, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद आपको सफेद दिखता है कि व्हाइट हो गया, पक गया बाल लोगों का, ठीक है ना। तो हेयर फॉल में भी इसका रोल है, इसकी कमी से ग्रेइंग ऑफ हेयर। और क्या हो सकता है इसमें, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, वो भी होता है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा। और क्या हो सकता है, आपको मस्कुलर पेन भी हो सकता है, मस्कुलर पेन, राइज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगी, इसकी कमी हो गई तो राइज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ऐसा हो जाता है। और क्या, स्केली स्किन स्केली हो जाएगी, पपड़ी स्किन, इसे डर्मेटाइटिस में लिख दिया हूं। वीकनेस भी होती है, इससे कमजोरी भी आती है, वीकनेस। ये इसके डेफिशिएंसी से होने वाले कुछ आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनीमिया क्यों हो रहा है इससे, अनीमिया मैंने लिखा है, अनीमिया भी होता है, लिख लेंगे, अनीमिया भी होता है। अनीमिया क्यों होगा, आपको समझ में आ रही है अनीमिया क्यों होगा इस बायोटीन की कमी से, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये बायोटीन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। अगर ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, और व्हेन प्रोटीन इज नॉट देयर, अगर प्रोटीन नहीं होगा आपके पास, तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, हेमोग्लोबिन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप जानते हो हेमोग्लोबिन से रिलेटेड क्या है, एनीमिया होता है। तो ये हेमोग्लोबिन क्या है, हीम पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन पार्ट से लिंक है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए बिकॉज दिस विटामिन इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन प्रोटीन इज नॉट देयर, अगर प्रोटीन नहीं है आपके पास, तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन इज आल्सो गेट डिस्टर्ब, हेमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बना होता है, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट जो कि प्रोटीन है। तो ये कहीं ना कहीं अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो जाएगा, आप लिखते जाएंगे, वोमिटिंग भी होती है, लिख लेंगे वोमिटिंग, उल्टी आना, वोमिटिंग भी होती है इसके कारण, इसकी डेफिशिएंसी है तो, ठीक है। नौसिया, जी मिचलाना, चक्कर आना, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। और मैंने एनोरेक्सिया लिख दिया है, एनोरेक्सिया में आपकी भूख नहीं लगती है, पुअर एपेटाइट है ना, भूख ना लगना, एपेटाइट नहीं है, खाने की इच्छा नहीं कर रही है, ये सारी चीजें इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टंग में आपका जो टंग है, जीभ है और लिप है, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं इसकी डेफिशिएंसी में, टंग और जीभ में, जीभ या लिप में आपके चेंजेस आने लगते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, नोट कर लेंगे। और एडिक्वेट कितना लेना है, 30 माइक्रोग्राम पर डे। वैसे इसकी चेंजेस होते रहते हैं, हाँ, रिसर्च के हिसाब से, बस 30 माइक्रोग्राम पर डे के आसपास में आपको ध्यान रखना है। एडिक्वेट इंटेक है एडल्ट्स के लिए, वयस्क लोगों के लिए, ये आपके पास है, ठीक है। और बायोटीन जो है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम फूड है, बहुत ऐसे कम भोजन है जिसमें अच्छा पाया जाता है, बायोटीन बहुत ही रेयर फूड में पाए जाते हैं ये, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो बायोटीन कंटेंट ओनली अवेलेबल फॉर ए स्मॉल नंबर ऑफ फूड्स, कुछ ही ऐसे फूड्स हैं जिसमें बायोटीन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ही फूड्स हैं जिसमें बायोटीन होता है। और आप जानते हो कि आपके बॉडी में विटामिन, ये वाले बायोटीन बनता भी है बैक्टीरिया के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो मैंने शुरुआत में जिक्र कर लिया है, और बहुत कम ऐसे जो इसके सोर्स हैं जो आपके बॉडी में है जिसमें मिलता है, ठीक है। बट उसमें से कुछ बताऊं आपको, कॉलीफ्लावर, इसके सोर्सेस की बात कर लो, लिख लो सोर्सेस, कहां मिलेगा, कॉलीफ्लावर की बात कर लो, कॉलीफ्लावर मिलेगा, लिख सकते हो कॉलीफ्लावर, योक में मिलेगा, एग योक में, लीवर में मिलेगा, पीनट में मिलेगा, चीज में मिलेगा, ये सब लिख सकते हैं। कैरेट में मिलेगा, कैरेट में ये भी है। और इंटेस्टिनल बायोसिंथेसिस भी होती है बायोटीन की बैक्टीरिया के द्वारा, वो भी एक हो सकता है कि कैसे कैसे इसकी क्या कहते हैं सोर्सेस हैं। नट्स में बात करें तो नट्स में मिल जाएगा, एवोकाडो में मिल जाएगा, योगर्ट में मिल जाएगा, बनाना में मिल जाएगा, टोमेटो में मिल जाएगा, ये इसके सोर्सेस हैं। बट ज्यादा सोर्सेस
और नहीं है इसके पास, ठीक है ना, इनके सोर्सेज इससे ज़्यादा नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए इसके विटामिन सप्लीमेंट्स भी आते हैं टैबलेट्स के रूप में बायोटीन के, ठीक है। और खास करके जो डर्मेटोलॉजी होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन से डील करते हैं, वो इस विटामिन को बड़ा सप्लीमेंट में देते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हेयर से रिलेटेड है, आप समझ रहे हो, इसलिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। बेसिक सोर्सेज है, मैंने आपको क्या बताया, लिख लेंगे सोर्सेज में, कॉलीफ्लावर है, लीवर है, एग योक है, पीनट है, चीज है, ये सारी इसकी सोर्सेज है। कैरेट भी है, और इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया भी है, वो भी इसको सिंथेसाइज करता है। नट्स में बात करेंगे, नट्स में एलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, काजू हो गया, इसमें भी सोर्स है। एवोकाडो हो गया, योगर्ट हो गया, योगर्ट मतलब दही, बनाना हो गया, टोमेटो हो गया, ये इसके सोर्सेज जहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन B7 आज का ये जो अपना वो था जो आपको ये कंप्लीट करना है, ये आज हो गया, यही आज का एजेंडा था, विटामिन B5, B6, B7 को कंप्लीट करना। अब विटामिन B9, B12, B17 ये अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। B17 भी एक विटामिन है, न्यूली डिस्कवर्ड विटामिन है, एंटी कैंसरस विटामिन के नाम से जाना जाता है, उसकी मैं जिक्र आपसे कर लूंगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोर्स में लिख लू, कोलोन बैक्टीरिया, कोलोन का बैक्टीरिया ये भी बनाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स तो मैंने बताई आपको, नट्स में एलमंड हो गया, काजू हो गया, वॉलनट हो गया, टोमेटो हो गया, ये सारी चीजें हैं। कैरेट भी हो गया, वो भी बनाते हैं। लीफी वेजिटेबल्स हो गए, पत्ते वाले वेजिटेबल्स हो गए। एग योक हो गया, लीवर हो गया, ये सारी चीजें, पीनट्स, चीज हो गए, इसमें आपको ये विटामिन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये सारी चीजें। ये बेसिक चीजें आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, और इसको आपको रिवाइज करना है। ये विटामिन जितने मैंने पढ़ाई है, आपको कभी भी किसी भी जगह पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या एग्जाम में आपको पूरा हेल्प करेगा मेंस तक लिखने के लिए। अगर लिखना होगा, आप इसको 3 फॉर्मेट में बना के लिख सकते हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन, व्हाट इज द डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर जब होता है इसका, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है, इससे होने वाले, इसकी कमी जब होती है उससे रिलेटेड डिजीज क्या होते हैं, डिसऑर्डर क्या होते हैं, और इसके सोर्सेज क्या है, फूड सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलता है, ऐसे आप सारे विटामिन को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी लोग देख रहे हैं लेक्चर्स जरूर कमेंट करेंगे, अपनी जो भी फीलिंग्स है वो जरूर बताएंगे, अपना सुझाव जरूर देंगे। अगर कुछ चीज़ आपको जाननी है, कुछ डाउट है, आप बता सकते हैं, आगे लेक्चर्स आते जाएंगे, मैं उसमें आपके डाउट्स को क्लियर करता चला जाऊंगा। ये विटामिन 1-2 लेक्चर और है, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे डाइजेशन में एंट्री करेंगे। बायोलॉजी जल्दी फिनिश करनी है, क्योंकि बेसिक आपका हो चुका है। अब आप हम लोग दौड़ेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद साइंस टेक में मैंने रोक के रखा था, क्योंकि आप समझ रहे हो मैं ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम मिल रहा था। अब मैं साइंस टेक को आगे बढ़ाता हूँ, और फिजिक्स को भी आगे बढ़ाता हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।